हेलो गाइस, हम आगे डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। उसमें सब आज हम समझेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, देखो इससे पहले हमने डिस्कस किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को। कहीं ना कहीं ये एबनॉर्मल मोलर मास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, अब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमने पहले भी डिस्कस कर चुके अपन। दैट क्या डिस्कस किया था अपन ने? द सीपी वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये की बात है नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मॉलिक्यूल्स को पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं ना अपन। समझना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस पे डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स पे। सो वी कैन से दैट द सीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ऐसा अपन बोल सकते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट देखते हैं। कोई भी एक अपन ने चार सीपी पढ़ी है, चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है। एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल लेके देखते हैं। कोई भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया ऑस्मोटिक प्रेशर। समझना एक बात, पाई इक्वल टू CRT। पाई C क्या होता है? कंसंट्रेशन। मोलरिटी, और मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? W बाई NW 1000 बाई V in ml R into T। तो क्या पाई ऑस्मोटिक प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सोल्यूट के मोलिकुलर वेट के। सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप ले लो, चाहे आप RLVP ले लो, चाहे EBP ले लो, चाहे DFP ले लो, और चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर लो। Every colligative property is inversely proportional to molecular weight, means CP inversely proportional होती है molecular weight के। क्लियर? समझ में आ गया होगा आपको? अब समझना, CP directly proportional to number of moles, CP inversely proportional to molecular weight। समझना आप अच्छे से इसको। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं अपन, और उसमें क्या कंसीडर करते हैं अपन? एक आयनिक सब्सटेंस लिया अपन ने KCl, और KCl के 2 मोल्स या 1 मोल्स ले लिया अपन ने। चलो KCl का 1 मोल ले लिया अपन ने, उसको वाटर में अगर डालेंगे तो क्या बना लेगा वो? 1 मोल तो बनाएगा K+, और 1 मोल किसका बनाएगा? Cl- का। मींस कितने मोल्स बन गए? टूटने के बाद में, डिसॉल्व करने के बाद में कितने बन गए? 2 मोल्स। बनेंगे नहीं बनेंगे? समझना, KCl का 1 मोल लिया, इसको वाटर में ऐड किया। जैसे इसको वाटर में डाला, क्या हुआ? पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल, यहां पे एक पार्टिकल था, आगे कितने हो गए? 2 पार्टिकल हो गए। मींस क्या हो गया? डिसोसिएशन हो गया। किसका डिसोसिएशन हो गया? KCl का डिसोसिएशन हो गया। उस डिसोसिएशन की वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए? डबल हो गए। हमें ये नहीं देखना वो छोटा हेवी है, लाइटर है, बड़ा है, छोटा, हमें नहीं मतलब है। वी हैव टू रिलेट ओनली विद नंबर, हमें नंबर से लेना है। तो पहले कितने मोल्स थे? 1 मोल था। फिर कितने हो गए? 2 मोल। मींस नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए? जस्ट डबल हो गए। समझना यहां से, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए? डबल हो गए। नंबर ऑफ मोल्स डबल हो गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो गई? डबल हो गई। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर डबल हो गई तो मोलिकुलर वेट क्या आएगा?
समझ में आ गई बात। और देखो समझना फिर से, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, डबल हो गए। नंबर ऑफ मोल्स डबल हो गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, डबल हो गई। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो फॉर्मूले से हम मेजर करेंगे वो अब डबल आएगी, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो गई तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, हाफ आ जाएगा। मींस इसका जो मॉलिक्यूलर वेट, किसका, KCl का मॉलिक्यूलर वेट अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से फाइंड करें तो जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट है उसका क्या मिलेगा, हमें हाफ मिलेगा। समझ में आ गया। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से अगर इसका KCl का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करें तो हमें वो क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा। क्यों मिलेगा वो हमने समझ लिया है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल और समझते हैं। इसके अंदर हमने एसिटिक एसिड ले लिया CH3COH और उसके 2 मोल्स ले लिए, 2 मोल ले लिए, समझना कंसेप्ट को, 2 मोल ले लिए। इसको बेंजीन में मैंने डाल दिया तो बेंजीन में एक डाइमर बना लेता है, 2 मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ जाते हैं, डाइमर बन जाता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 2 थे, और दोनों जुड़ के यहाँ कितने नंबर ऑफ मोल्स बन जाएंगे, 1। समझ में आ गया। यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो ऐड होके जुड़ के कितने बन गए, 1 बन गए। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, पहले से हाफ हो गए। नंबर ऑफ मोल्स हाफ हो गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, हाफ हो गई। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हाफ हो गई तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मींस वो मॉलिक्यूलर वेट जो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से फाइंड करेंगे वो क्या मिलेगा, हमें डबल मिलेगा। यहां क्या हुआ है, एसोसिएशन हुआ है, यहां क्या हुआ है, डिसोसिएशन हुआ है। और इस एसोसिएशन या डिसोसिएशन की वजह से नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, चेंज हो गए। नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो गई तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई, चेंज हो गई। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से जो मॉलिक्यूलर वेट हम फाइंड करेंगे वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वो भी क्या आएगा, अलग आएगा, डिफरेंट आएगा। किससे, जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट होता है उससे। उस अलग मॉलिक्यूलर वेट को क्या कहते हैं अपन, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ गया होगा पूरा कंसेप्ट आपको, ये पूरा का पूरा, ये सारा कंसेप्ट लॉजिक हमने समझा है, आगे भी काम में आएगा। किसको डिफाइन करने के लिए, एबनॉर्मल मोलर मास को समझने के लिए। समझ में आ गया अपने यहाँ तक। अब इसके साथ साथ अब ये समझो नॉर्मल और एबनॉर्मल। ये नॉर्मल मतलब क्या है, एबनॉर्मल जैसे CH3COH एसिटिक एसिड, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो हम जनरली कितना होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट, रियल मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 60 होता है। लेकिन अगर CH3COH को बेंजीन में डिसोल्व करके उस सॉल्यूशन की किसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से जो मॉलिक्यूलर वेट हम कैलकुलेट करेंगे वो मॉलिक्यूलर वेट हमें कितना मिलेगा, 120 मिलेगा। क्लियर। तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट से क्या मिलेगा, हमें डबल मिलेगा। देखिए दिस वन इज कॉल्ड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। ये क्या है, एबनॉर्मल है। ये क्या है, नॉर्मल है। समझ में आ गया होगा आपको। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट और नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट का हमें समझ में आ गया। एबनॉर्मल कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, वो सारा हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। अब हमें डिफाइन करना है एक्चुअल में कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट होता क्या है। समझना आप ध्यान से इसकी डेफिनेशन को। अब हमें समझना है किसकी डेफिनेशन को, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट को। समझना ध्यान से। When particle of solute associate or dissociate in solvent, जब सोल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के अंदर या तो एसोसिएट हो जाते हैं या डिसोसिएट हो जाते हैं, then the molecular weight calculated by colligative property is different
normal molecular weight, this molecular weight is called abnormal molecular weight. समझ में आ गया होगा? द मोलिकुलर, देखो हमने क्या किया, कब कंडीशन है, कब होगा ऐसा, जब सोल्यूट के पार्टिकल का एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा। किसमें होगा? सॉल्वेंट में होगा। तब क्या होगा, उस सॉल्यूशन, वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से जो मोलिकुलर वेट हम कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल मोलिकुलर वेट, और उसको क्या बोलेंगे अपन? एब्नॉर्मल मोलिकुलर वेट बोलेंगे। समझ में आ गया एब्नॉर्मल मोलिकुलर वेट क्या होता है? एग्जाम्पल आपको दो समझा दिए मैंने। KCl का मोलिकुलर वेट अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से फाइंड करेंगे तो वो नॉर्मल मोलिकुलर वेट का क्या आ जाएगा? हाफ हो जाएगा। और CH3COH को बेंजीन में डिसॉल्व करके जो मोलिकुलर वेट हम गेन करेंगे वो क्या होगा? जस्ट डबल होगा। एसिटिक एसिड का मोलिकुलर वेट क्या आएगा? जस्ट डबल आएगा। उसको भी अपन समझ लिया। लेकिन ऐसा नॉर्मल एब्नॉर्मल कब होता है? जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है। तो ये हो गया हमारे पास में एब्नॉर्मल मोलिकुलर वेट। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम आई कि भाई नॉर्मल और एब्नॉर्मल में क्या कोई रिलेशन पॉसिबल हो सकता है क्या? नॉर्मल मोलिकुलर वेट और एब्नॉर्मल मोलिकुलर वेट में कोई रिलेशन हो सकता है क्या? तो समझो इसको। इस रिलेशन को समझाया, किसने समझाया? वान हाफ ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया कि वान हाफ ने हमें क्या बताया? रिलेशन बताया। किसमें? एब्नॉर्मल मोलिकुलर वेट और नॉर्मल मोलिकुलर वेट में हमें रिलेशन बताया। किसकी हेल्प से? वान हाफ फैक्टर की वजह से। चलो समझते हैं इसके बारे में। अब हमें रिलेशन समझना है एब्नॉर्मल मोलिकुलर वेट और नॉर्मल मोलिकुलर वेट में, और वो जो इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा उसको क्या बोलते हैं अपन? वान हाफ फैक्टर बोलते हैं। समझना है ध्यान से आप। वान हाफ फैक्टर को अपन पूरा एक्सप्लेन कर लेंगे अच्छे से, और क्या रिलेशन है सारी चीजें समझ लेंगे अपन। देखिए समझना आप, वान हाफ फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ध्यान से समझना, बहुत ही इजी वे में आपको सारा समझ में आ जाएगा। सॉरी, वान हाफ फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं अपन स्मॉल आई से। अब समझना, कंसेप्ट समझना। हमें पता है, क्या पता है? दैट Cp कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स Cp कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो नंबर ऑफ मोल्स की क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। समझना ध्यान से। अब जैसे ही पार्टिकल ऑफ सोल्यूट का एसोसिएशन हो जाता है या डिसोसिएशन हो जाता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या आ जाती है? डिफरेंट हो जाती है। जैसे अपन एग्जांपल समझते हैं। अपने पास में फॉर्मूला है किसका? पाई का, ऑस्मोटिक प्रेशर का। पाई इज इक्वल टू CRT। ये फॉर्मूला है, ध्यान से समझना, अपन लॉजिक को समझते हैं। एक फॉर्मूला हमारे पास में ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई इज इक्वल टू CRT। ठीक है, C कंसंट्रेशन ऑफ गैस कांस्टेंट, T टेंपरेचर है। ये इस फॉर्मूले से जो वैल्यू मैं फाइंड करूंगा वो फॉर्मूले से कर रहा हूं मैं। ठीक है, दैट विल बी थ्योरेटिकल वैल्यू। वो कैसी वैल्यू मिलेगी मेरे को? थ्योरेटिकल वैल्यू मिलेगी, क्योंकि थ्योरेटिकल मैं उसको गेन कर रहा हूं, थ्योरेटिकल वैल्यू होगी। ठीक है, CRT वो यानी C कंसंट्रेशन जो भी हो आएगी। दूसरी वैल्यू समझना, पाई की वैल्यू को मैं फाइंड कर रहा हूं। एक सॉल्यूशन मैंने बनाया, ये मान लो मैंने एक सॉल्यूशन बनाया। इस सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन बना लिया। इस सॉल्यूशन में मैंने जो भी मैंने सॉल्यूट डाला है सॉल्वेंट में, उसका डेफिनेट मास है, उसकी
इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर एक तो मैंने फाइंड कर लिया फॉर्मूले से, पाई इक्वल टू CRT। इस ऑस्मोटिक प्रेशर को मैंने नाम दे दिया थ्योरेटिकल है, और इसी सॉल्यूशन का मैंने मॉलिक्यूलर या ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड किया एक्सपेरिमेंट से, दैट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ, एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया। समझ में आता है? समझ लो दोबारा से एक बार। एक सॉल्यूशन ले लिया मैंने, उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने फॉर्मूले से फाइंड किया, पाई इक्वल टू CRT से। एक मैंने एक्सपेरिमेंट करके मेजर किया, ऑब्जर्व किया कि इतना हो रहा है। तो एक तो हमारे पास में है पाई, कौन सी ऑस्मोटिक प्रेशर, कौन सा एक्सपेरिमेंटल, जो मैंने एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया। एक मैंने थ्योरेटिकल, थ्योरी से फाइंड किया है। थ्योरेटिकल में एसोसिएशन या डिसोसिएशन को कंसीडर नहीं किया मैंने कि इसमें एसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, कहीं कंसीडर नहीं होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट में तो वैल्यू आएगी तो उसमें तो एसोसिएशन डिसोसिएशन कंसीडर होगा। तो दो वैल्यू मेरे पास में, एक तो कौन सी है, थ्योरेटिकल वैल्यू है, एक कौन सी है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। किसकी? पाई की। दो वैल्यू मेरे पास में, एक तो पाई इक्वल टू CRT को फॉर्मूले से फाइंड कर रहे हैं, उस फॉर्मूले को क्या बोल रहे हैं अपन, थ्योरेटिकल वैल्यू बोल रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट से फाइंड कर रहे हैं, उसको क्या बोले, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बोल रहे हैं। थ्योरेटिकल में एसोसिएशन या डिसोसिएशन कंसीडर कहीं नहीं किया है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल में एसोसिएशन डिसोसिएशन होगा तो वो दिखेगा, ऑब्जर्व होगा, तो इसके अंदर एसोसिएशन या डिसोसिएशन आएगा। में एसोसिएशन या डिसोसिएशन आएगा, इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या है, ज्यादा सही है, करेक्ट है, ये वैल्यू सही नहीं है। यानी हमारे पास में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की दो तरीके से वैल्यू आ सकती हैं। एक तो कौन सी आ सकती है, थ्योरेटिकल वैल्यू, एक कौन सी आती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ज्यादा सही, ज्यादा करेक्ट कौन सी है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो गड़बड़ हो गई यहां से, क्योंकि हमारे पास तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूला ये है और एक्सपेरिमेंट से आ रही वो अलग आ रही है, एक्सपेरिमेंट वाली आ रही वो गलत सही आ रही है, थ्योरेटिकल वाली गलत है। कि कब ऐसा, ये गलत सही कब, ये दोनों सेम कब नहीं होंगी, जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है। अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो बोथ विल बी सेम, तब तो सेम होंगी। तो फिर एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है तो दोनों वैल्यू क्या मिलेंगी, हमें अलग अलग मिलेंगी। तो फिर इनके बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, उस रिलेशन को कौन शो करता है, कौन रिप्रेजेंट करता है, उनको रिप्रेजेंट करता है वन हाफ फैक्टर। उन्हीं को कौन रिप्रेजेंट करता है, वन हाफ फैक्टर रिप्रेजेंट करता है। अब समझना आप यहां से समझते हैं, अपन यहां से ये हमने कंसीडर कर लिया, अब आगे यहां समझते हैं। वन हाफ ने बताया, क्या बताया, दैट I is the ratio of experimental value of Cp, experimental Cp कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ Cp। इनका जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड वन हाफ फैक्टर। इनका जो रेशियो है वो वन हाफ फैक्टर है। तो हम शॉर्ट में इसको याद कैसे रख लेंगे कि I इज इक्वल टू E बाई T, E एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड T थ्योरेटिकल वैल्यू। क्लियर? तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, I इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ Cp डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ Cp। समझ में आ गया होगा यहां तक? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा सही वैल्यू है तो और थ्योरेटिकल वैल्यू कम सही है, गलत है। और सही वैल्यू को, अगर सही वैल्यू फाइंड करें तो थ्योरेटिकल वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, I से। वो आगे डिस्कस करेंगे हम। अब देखो यहीं से एक इससे लॉजिक और निकालते हैं। अब हमें पता है, क्या पता है, दैट ये वैल्यू कब होगी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है। थ्योरेटिकल वैल्यू कब होगी, जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता है। ठीक है, हमें पता है, क्या पता है,
Cp is directly proportional to number of moles, ये पहले से लिख रखा देखो, directly proportional to number of moles, number of moles, ये हमें पता है। तो इसके बेसिस पे अपन फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, देखो समझना। I that is equal to number of moles, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कब आती है, जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है, तो मींस नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन divided by number of moles before association or dissociation। फॉर्मूला बनाएंगे ना अपने पास में भाई, क्योंकि हमें पता है that Cp is directly proportional to number of moles, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू किसको कंसीडर करती है, एसोसिएशन डिसोसिएशन को कंसीडर करती है। तो I is equal to number of moles after association or dissociation divided by number of moles before association or dissociation। दूसरी बात हमें पता है, क्या पता है, that अभी डिस्कस कर चुके अपन पहले, Cp is inversely proportional to molecular weight, है ना। तो देखो समझो, इसके बेसिस पे फॉर्मूला क्या बन सकता है हमारे पास में, I is equal to, अब देखना ऊपर क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है, सही वैल्यू है, तो सही मॉलिक्यूलर वेट कहां आएगा, नीचे, मींस नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट MW कैसा, नॉर्मल, क्योंकि देखो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है, ज्यादा सही है, तो ज्यादा सही मॉलिक्यूलर वेट कहां आएगा, नीचे, और सही जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। तो ऊपर क्या आ जाएगा, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। ये हो गए 1/2 फैक्टर I के रिप्रेजेंट करने के लिए तीन फॉर्मूले हमारे पास आ गए, तीनों फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स में काम में आते हैं। वन इज दैट I is equal to E by T, हमें याद ये रखना है, I is equal to E by T, E by T, I by E by T याद भी चलेगा। E means experimental value of Cp और T means theoretical value of Cp। As we know that the colligative property is directly proportional to number of moles, so I is equal to number of moles after dissociation or association, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एसोसिएशन या डिसोसिएशन को कंसीडर करती है, थ्योरेटिकल वैल्यू कंसीडर नहीं करती, तो नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला हमें पता है Cp कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, सो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा सही है, तो ज्यादा सही मॉलिक्यूलर वेट कहां आएगा, नीचे, क्योंकि ये क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मॉलिक्यूलर वेट, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कहां आ गया, नीचे आ गया, एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कहां आ गया, ऊपर आ गया। ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, 1/2 फैक्टर को किस तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ Cp एंड थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ Cp, दिस समझ में आ गया होगा यहां तक, आगे देखिए आप। अभी हमने डिस्कस किया, मैंने आपको बताया है क्या कि ये I इक्वल टू E बाई T, और ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या होती है, ज्यादा सही, ज्यादा परफेक्ट वैल्यू होती है। तो अगर अपने को परफेक्ट वैल्यू ऑफ Cp फाइंड करनी है, देन तो E इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इक्वल टू I इंटू T, होगा कि नहीं होगा, E एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ Cp और ज्यादा सही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, T थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ Cp, I 1/2 फैक्टर है। तो Cp की अगर हमें रियल वैल्यू फाइंड करनी है, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय I 1/2 फैक्टर से हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, थ्योरेटिकल
थ्योरेटिकल मींस जो फॉर्मूले से जो वैल्यू आती है, तो आई के नए फॉर्मूले अगर हमें फाइंड करने हैं, आई के नए फॉर्मूले रियल फॉर्मूले हमें फाइंड करने हैं, तो जो पहले वाले फॉर्मूले हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है हमें किससे, 1/2 फैक्टर आई से मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे, जैसे पाई का फॉर्मूला था हमारे पास में क्या था, CRT, ठीक है। RLVP का फॉर्मूला था, RLVP रिलेटिव लॉगरिथमिक वेक्टर पोटेंशियल का फॉर्मूला था x2 या n2 अपॉन n1 प्लस n2 था, नहीं था। इसी तरीके से हमारे पास में डेल TB का फॉर्मूला था KB इंटू n। इसी तरह से डेल TF का फॉर्मूला था KF इंटू n। ये हमारे पास में थ्योरेटिकल फॉर्मूले थे, लेकिन हमें अगर इनकी सही वैल्यू फाइंड करनी है, परफेक्ट वैल्यू फाइंड करनी है, देन दे विल बी मल्टीप्लाइड विद आई। हमें इनको 1/2 फैक्टर आई से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इनकी सही वैल्यू फाइंड करने के लिए हम आई से क्या कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे होगा फ्रेंड, समझ में ये क्लियर है, ठीक है। अब दूसरी चीज समझते हैं, एक चीज और समझते हैं यहाँ पे अपन, हमें आई की वैल्यू का कैसे पता चलेगा कि किसकी वैल्यू क्या होगी, क्लियर है। अब देखिए समझिए, आई की वैल्यू अपन कहां से फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन बिफोर, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, यहां से अपन इसको इंटरलेट कर रहे हैं। एक एग्जांपल से आपको मैं बता देता हूं। एग्जांपल लीजिए, आपने सिंपल एग्जांपल जो अभी लिया था KCl का ले लिया, ठीक है। अगर 100% डिसोसिएशन हो, अगर 100% डिसोसिएशन हो तो कितने पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा, 2 में होगा कि नहीं होगा, के पॉजिटिव में Cl नेगेटिव में, तो कितने में होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन क्या हो जाएंगे, आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन क्या हो जाएंगे, इसके पार्टिकल जस्ट डबल, क्योंकि एक पार्टिकल कितने में ब्रेक हो रहा है, 2 में ब्रेक हो रहा है। एसोसिएशन में ऐड हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा हमें यहां तक। अब हम फाइंड करते हैं कि इस एसोसिएशन या डिसोसिएशन के अमाउंट और 1/2 फैक्टर में क्या रिलेशन हो सकता है। एसोसिएशन या डिसोसिएशन के अमाउंट और 1/2 फैक्टर में क्या रिलेशन हो सकता है। अब हमें फाइंड करना है रिलेशन। देखिए समझिए, पहले हम करेंगे अमाउंट रिलेशन बिटवीन आई एंड अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन, फिर वाला फाइंड कर, अगले वाला एसोसिएशन का फाइंड करेंगे। तो पहले फाइंड करेंगे अपन अमाउंट ऑफ रिलेशन फाइंड करना है आई एंड एक्स में, या अल्फा से कंसीडर करते हैं इसको, आई और अल्फा में। आई का पता है हमें क्या है, ये 1/2 फैक्टर है, और दूसरा क्या है, अब दूसरा क्या है इसके अंदर, अल्फा। अल्फा क्या भी अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन, यहां अल्फा को क्या कंसीडर किया हमने, अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन। इसमें हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। चलो ठीक है, इसके हम समझते हैं, देखो ध्यान से समझना। यहां पे मैंने ले लिया एक के मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, A2 है ये, ठीक है, तो दिक्कत है ना, चलो ठीक है। और ये टूटता है तब क्या बन जाते हैं, 2A, यही होगा। और मैं A3 ले लेता हूं तो कितने में टूटेगा ये, 3A में। यहां 4 लो तो किस में टूटेगा, 4A में, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या ले लेता हूं, AN ले लेता हूं, तो कितने में ब्रेक होगा, NA। अब देखना, आप समझना, टूटने से पहले कितने मॉलिक्यूल्स है इसका, एक मोल है, और टूटने के बाद क्या होंगे, Na, ठीक है। अब आगे समझना, मैंने टूटने से पहले इसका कितने नंबर ऑफ मोल्स कंसीडर कर लिया, 1। अभी ब्रेक नहीं हुआ, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, मींस T = 0 पे हो गया, अभी डिसोसिएशन नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो ये अभी क्या बनेंगे, 0, क्योंकि टूटने के बाद में ये बनेंगे। और अभी इनिशियली हमारे पास कितना है, ये 1 मोल लिया है, तो ये बने ही नहीं है, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया, क्लियर। अब इसमें से अल्फा ब्रेक हो गया, इसमें से अल्फा डिसोसिएट हो गई, तो ये देखो एक टूटता है तो कितने बनते हैं, n बनते हैं। तो अल्फा टूटेगा तो क्या बनेंगे, n अल्फा बनेंगे, नहीं बनेंगे। ये समझ में आ गया, मतलब अपना रिलेशन हो गया। अब समझो, हमें फॉर्मूला पता है क्या,
देखो नंबर ऑफ मोल्स अभी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हुआ तो कितने हैं? 1। और अब क्या हो गए नंबर ऑफ मोल्स? इन सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। क्लियर? दिस वन इज द नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन and these are the number of moles after dissociation, and we know that the formula of I is number of moles after dissociation, number of moles after dissociation divided by number of moles before dissociation. Then I is equal to number of moles after dissociation कितने हो गए? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, और पहले कितने थे? 1। क्लियर? अब आगे समझो आप क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास में? I is equal to, अब देखो इस अल्फा को उस साइड लिख देते हैं तो 1 प्लस एन अल्फा, एन अल्फा को मैंने पहले लिख लिया और अल्फा को मैंने बाद में कर दिया अल्फा। देन I माइनस 1, इस 1 को इस साइड ले, यहाँ पे अल्फा कॉमन ले लिया, कितना बच गया? n माइनस 1। देन अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। ये हो गया रिलेशन भी। अल्फा क्या है? अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन। आई क्या है? 1/2 फैक्टर। एन क्या है? एन क्या शो कर रहा है? कितने में ब्रेक हो रहा है? अगर 100% हो रहा है डिसोसिएशन तो अल्फा की वैल्यू हम क्या लेंगे? 1 लेंगे। अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 1 हो जाएगी। 50% हो तो कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। 25% होगी तो अल्फा की वैल्यू 1/4। देन व्हाट इज अल्फा? अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन। और ये हम 1 में से ले रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग उसका परसेंटेज लेना है। क्लियर? दिस वन इज द रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन एंड one-half factor। क्लियर? नाउ अब हमें क्या करना है? नाउ वी हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन one-half factor एंड अमाउंट ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन डिसोसिएशन का जस्ट इनवर्स है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब हमें डिसोसिएशन की बजाय किस रिलेशन फाइंड करना है? एसोसिएशन में रिलेशन फाइंड करना है। चलो समझ लेते हैं अच्छे से। अब हमने क्या ले लिया? यहाँ पे पार्टिकल्स ले लिए। चलो मान लो मैंने 2a ले लिए और ये बाइंड हो जाते हैं। किस में बाइंड हो जाते हैं? A2 में। क्या ऐसे समझते हैं इसको? यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ले लिए Na और ये डिसोशिएट होके हो जाते हैं AN में। ठीक है, ए ले लेते हैं एंड ए में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा आपको समझ में। यहां इनिशियली कितना है हमारे पास में? 1 है। अभी ये कितना है? 0 है। यहां से अगर अल्फा डिसोशिएट होगा तो यहां क्या बनेगा? अल्फा बाई एन। अब यहां समझने वाली बात है, अल्फा बाई एन। यहां तक तो ठीक था सब कुछ, यहां पर पता नहीं क्या हो गया। समझ आप यहां से? अगर यहां से 5, चलो मान लेते हैं, मैं इस रिएक्शन को समझाने के लिए आपको यहां पे 2 कर लेता हूं। चलो आप पहले 2 वाला समझ लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये 2 कर लेता हूं और यहां क्या हो जाता है? A2 मींस ये अगर 2 होंगे तो ये कितना बनेगा? A। अगर मैंने 2 लिए तो यहां पे ये कितना बन गया? 2 जुड़ के 1 बन गया। 2 लिए हैं तो मैंने कितना बन गया? ये 1/2 लिए तो कितना बन गया? यहां पे 4 लो तो कितना हो जाएगा? 4/2। क्लियर? यहां 8 लो तो क्या हो जाएगा? 8/2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं। क्लियर? यहां पे 3 है, मान लो 3 जुड़ते हैं, ये मैंने कर दिया 3, ये 3 जुड़ेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? डिवाइडेड में 3 आ जाएगा। वही यहां से 3 लेंगे तो कितना बनेगा? 3/3 1 बनेगा। यहां पे 6 लेंगे तो क्या बनेगा?
6/3 बनेगा। यानी कितने एसोसिएट होते हैं वो कहां लेने हैं, हमें डिवाइड में लेने हैं। ठीक है, यहां से क्या ले लिया एन ए, तो यहां क्या बन गया ए एन। इनिशियली रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले इसका 1 था, ये 0 था। रिएक्शन स्टार्ट हो गई, यहां से टूट गया अल्फा, यहां क्या बना अल्फा बाई एन। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन, एसोसिएशन से पहले कितने हैं 1। यहां क्या हो गए 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। अब सिंपल फॉर्मूला आई, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन कितने हो गए 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। पहले कितने थे 1। इससे हम रिलेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें से 1, वैसे कर लेंगे अल्फा बाई एन माइनस अल्फा आई माइनस 1, यहाँ अल्फा कॉमन ले लेंगे 1 माइनस एन माइनस 1, देन अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन माइनस 1। क्लियर? This one is the relation between amount of association and one-half factor. अल्फा क्या है अमाउंट ऑफ एसोसिएशन, कितने मॉलिक्यूल्स बाइंड होते हैं, आई 1 का फैक्टर एंड कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं। 2 एक साथ एसोसिएट हो रहे हैं एंड 3 एक साथ एसोसिएट हो रहे हैं 3, 5 एसोसिएट हो रहे हैं तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। क्लियर? तो ये था हमारा किसमें सॉल्यूशन का चैप्टर। इसमें थ्योरेटिकल वैल्यूज, जो थ्योरेटिकल पोर्शन इसका लगभग पूरा कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल वैल्यूज में अगर आप कमेंट करोगे तो एक नया वीडियो न्यूमेरिकल वैल्यू में बनाऊंगा, तब के लिए नेक्स्ट टाइम आगे डिस्कस करेंगे।